अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी सलाबो एपिसोड 10। जिंदगी खासी दिलचस्प चीज है। हर लम्हा बदलते हालात ही इसमें दिलचस्पियां पैदा करते हैं। अगर इसमें यकसानियत हो तो मजा जाता रहता है। रीटा सोलेटी, जागीरदार खान और बहुत से किरदार मेरी जिंदगी में आ चुके थे और आ रहे हैं। सबसे अहम किरदार सलाबो था। उसके साथ दुनिया देखने की ख्वाहिश मेरे दिल में जड़ पकड़ चुकी थी। जागीरदार खान ने पहले तो इस सिलसिले में मदाखलत करके मुझ पर कब्जा जमाने की कोशिश की। फिर उसे खुद ही अकल आ गई। उसने मुझे 50,000 रुपए भिजवाए और कहा था कि ये खत्म करने के बाद जब चाहूं उससे और रकम तलब कर लूं। उसने ये भी कहा कि इससे ज्यादा रकम की अगर फौरी जरूरत हो तो वो रकम बता दी जाए। जिस तरह मैं चाहूं जागीरदार खान उसे अदा करने के लिए तैयार है। ये रकम बैंक में भी जमा कराई जा सकती है। चूंकि अभी सलाबों के साथ कोई प्रोग्राम नहीं बना था और यह अंदाजा भी नहीं था कि मुझे कितनी रकम की जरूरत होगी, इसलिए मैंने इस सिलसिले में जागीरदार खान से कोई गुफ्तगू नहीं की। 50,000 रुपए मेरे पास बहुत काफी थे। जागीरदार खान के ताउन से मुझे खुशी हुई और मेरे दिल में उसके लिए जो थोड़ी बहुत कदूरत पैदा हो गई थी वो निकल चुकी थी। अब मैं मुतमईन था। शाम सुहानी थी। मौसम बहुत ही खुशगवार। दिल चाहा कि बाहर निकलकर चहलकदमी करूं। होटल में घुसे घुसे कुछ तबीयत भी उकता गई थी। चुनाचे तैयार होकर बाहर निकल आया। होटल से बाहर निकलकर मैं फुटपाथ पर चलता हुआ आगे बढ़ने लगा और इसी तरह पैदल काफी दूर निकल आया। मुल्की और गैर मुल्की लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे। सियाहों की आमद जारी थी। शाहपुर के करीब तमाम ही होटल भर चुके थे। मैं काफी गहमा गहमी महसूस कर रहा था। इलाका भी बेहद खूबसूरत था। अगर मुझे ये जहनी मसरूफियात ना होती तो मैं इसकी दिलचस्पियों में पूरी तरह हिस्सा लेता। काफी हद तक मैं पैदल चलता रहा और फिर एक फुटपाथ से सड़क क्रॉस करके दूसरी सड़क की जानिब जा रहा था कि एक ऐसा शख्स मेरी निगाह में आ गया जिसे देखकर मुझे बहुत से वाकयात याद आ गए। ये अमानुल्लाह था। मेरी बस्ती का आदमी गफूर ढलिया के मकान से 3 मकान छोड़कर रहता था। किसान था और मामूली सी हैसियत का हामिल। अमानुल्लाह को देखकर ना जाने क्यों जहन में बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। अमानुल्लाह भी ठिठक कर रुक गया और अब वो यकीन कर लेने वाले अंदाज में मुझे देख रहा था। फिर मैं उसके करीब पहुंच गया और अमानुल्लाह के होंठों पर मुस्कुराहट की एक लकीर खिंच गई। अरे अमानुल्लाह, तुम यहाँ कैसे? कब आए और कैसे आए? मैंने पुरखुलूस लहजे में पूछा। वो मुस्कुरा कर बोला, ये तुम ही हो सलाबो? खुदा की कसम मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्यों? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। अरे भैया, तुमने तो हुलिया ही बदल लिया। कहाँ वो सलाबो जो घुन कूटता था और जिसे देखकर कभी ये नहीं सोचा जा सकता था कि उसका चोला इस तरह बदल जाएगा। भैया, मैं तो बड़ा ही हैरान हूँ। अमानुल्लाह ने मासूमियत से कहा। तुम अपनी सुनाओ अमानुल्लाह, यहाँ कैसे आई? गांव से तबीयत उचाट हो गई थी भैया। कोई काम ही नहीं मिलता था, पेट ही नहीं भरता था। अपना एक दोस्त यहाँ काम करता था, कभी किसी जमाने में किसी होटल में। वो यहाँ से काम छोड़कर कहीं और चला गया। गांव आया तो हमसे कहने लगा कि अगर हम चाहें तो वो हमें शाहपुर में नौकरी दिला देगा। बस भैया, हमने सोचा कि यूं ही अच्छा है, चुनाची हम यहाँ आ गए। अब यहाँ हम इस दुकान पर काम करते हैं। 300 रुपये महीना मिलते हैं हमें। 200 घर भेज देते हैं और 100 अपने पास रख लेते हैं, जिसमें अपना जरूरी खर्चा पानी हो जाता है और रहने के लिए भी एक छोटी सी जगह मिल गई है। बड़ी खुशी हुई है तुमसे मिलकर। कब आए थे बस्ती से? तकरीबन 1 महीना हो गया। क्या हालात है बस्ती में? ठीक है भैया। शुरू में तो तुम्हारी बड़ी तलाश हुई, उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन चौपाल पर अब भी तुम्हारा जिक्र होता है। लोग जब भी गफूरे ढलिये के घर के सामने से गुजरते हैं तुम्हारा जिक्र जरूर निकल आता है। और फिर गफूरे ढलिये की बीवी भी बस्ती में वापिस आ गई है। मैं हैरत से चौंक पड़ा। हाँ, तुम्हारी उस्तानी अब बस्ती वापस आ गई है। घरों का कामकाज करती है, झाड़ू देती है, बर्तन मांजती है। तब कहीं बेचारी को इतना मिलता है कि पेट भर सके। मगर क्यों अमानुल्लाह? मैं तो उन्हें काफी रकम देकर उनके मैके भिजवाया था। भैया, मैके में था ही कौन? एक भाई था, वो बेचारा सांप के काटने से मर गया। भाभी ने माल वापिस छीन लिया और उस बेचारी को निकाल बाहर किया। उस बस्ती में जब ठिकाना ना रहा तो वापिस इसी बस्ती में आ गई। वहां आकर जागीरदार जी से मिली। जागीरदार जी ने उसका घर वापस करा दिया और अब वो वहीं रहती है और इतनी तकलीफों में जिंदगी गुजार रही है। मैंने दुख भरे लहजे में कहा। हाँ भैया, जलाल चचा का एक रिश्तेदार उसे बहुत परेशान कर रहा है आजकल। अभी पिछले दिनों चौपाल में बात हुई थी। कहने लगा कि इसकी वजह से मेरा भाई कत्ल हुआ है, इसे चैन से नहीं रहने दूंगा। कौन है वो? क्या नाम है उसका? तफज्जल नाम है भैया। पहले हमारी बस्ती में नहीं रहता था पर अब हमारी बस्ती में आकर रहने लगा है। वैसे भी अच्छा आदमी नहीं है, लोग उससे डरते हैं। वो उस्तानी जी को परेशान करता है। हाँ भैया, उस्तानी जी का जीना हराम कर रखा है उसने। ठीक है मानुल्लाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। अरे भैया, अल्लाह का फजल है, काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, खुदा हाफिज। मगर भैया, तुम यहाँ कहाँ?
बस ऐसे ही सैर व तफरीह करने यहाँ निकल आया था, वापस चला जाऊंगा। मैंने जवाब दिया और अमानुल्लाह से रुखसत होकर वापस चल पड़ा। लेकिन मेरे जहन में एक बार फिर खलबली मच गई थी। होटल पहुंचते पहुंचते ये फैसला किया कि कुछ भी हो मुझे फौरन बस्ती पहुंचना है। खामोशी से उस्तानी जी को वहां से निकाल लूंगा और शहर में कोई छोटा मोटा मकान लेकर दे दूंगा। कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दूंगा उनका कि उनकी बाकी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। हाँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। होटल वापस पहुंचा। सलाब उस वक्त भी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। मैं इंतजार करता रहा। रात को 11 बजे जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वो मुझे मिला। मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंग रही थी। हेलो सलाबो, कैसे मिजाज हैं? उसने मुझसे पूछा। परेशान हूं। अरे अरे, फिर कोई परेशानी तुम्हारे सर पर आ पड़ी? मैं कहता हूं तुम इन दोनों लड़कियों से पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? मैं तो अब रास्ते से हट ही गया हूं। वो मसला नहीं है सलाबो, बल्कि एक और मसला दरपेश आ गया है। अच्छा अच्छा, तो वो मुझे बताओ, सलाबो ने कहा और मैंने मानुल्लाह के मिलने और उस्तानी जी की परेशानी की तमाम कहानी सुना दी। सलाबो भी संजीदा हो गया। हाँ, मसला गंभीर है। फिर क्या सोचा तुमने? जाना पड़ेगा सलाबो, वहां जरूर जाना पड़ेगा। फिर कत्लो गारत गरी करोगे वहां जाकर? उसने पूछा। नहीं, अब इन फजूल बातों में कुछ नहीं रखा। मैंने फैसला किया कि उस्तानी जी को लेकर शहर आ जाऊंगा और वहीं उनकी रिहाइशगाह के लिए कोई बंदोबस्त कर दूंगा। अच्छा है, झगड़ा ही खत्म हो। मेरा ख्याल है तुम्हारे पास इतने पैसे मौजूद हैं, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं यार, अपने हाथ बहुत लंबे हैं। तुम खामोशी से जाओ और उस्तानी जी को शहर लेकर आ जाओ। ठीक है, फिर तुमसे मुलाकात की क्या रहेगी? शहर ही में तुमसे मुलाकात होगी। मैं खुद भी अब यह जगह छोड़ना चाहता हूँ। शहर में कहाँ? मैंने पूछा। ये हम तय किए लेते हैं कि शहर में हमें कहाँ मिलना होगा। तुम बताओ। तुम मुझे ब्राइट रोड पर होटल कोलंबस में तलाश कर लेना। वहां मैं अमजद हुसैन के नाम से क्याम करूंगा। सलाबो ने कहा और मैंने उसका बताया हुआ पता और नाम नोट कर लिया। तो फिर कब जा रहे हो? बस कल किसी भी वक्त रवाना हो जाऊंगा। जागीरदार खान को बताकर जाओगे? नहीं, कोई खास जरूरत नहीं है इसकी। और हाँ सलाबो, मेरे पास अभी 50,000 रुपये मौजूद हैं। अगर तुम चाहो तो उनमें से। अरे नहीं यार, पैसों का मसला कोई मसला नहीं है। प्रोफेसर दुरानी जैसे लोगों से थोड़ी बहुत रकम ईंट लेना मेरे लिए दुश्वार ना होगा, इसकी फिक्र मत करो, सलाबो ने कहा। रात को मैं सुकून की नींद ना सो सका। रह रहकर उस्तानी का ख्याल आ रहा था। वो मेरे लिए बहुत मोहतरम खातून थी। जब भी कभी मैं उनके हुस्न सलूक के बारे में गौर करता, मुझे यूं महसूस होता कि उनके बचपन पर मेरे बहुत से एहसानात हैं। मैं उन एहसानात को कभी नहीं भूल सकता। दूसरे दिन मैं खामोशी से यहां से रवाना हो गया। मैंने ट्रेन का सफर इख्तियार किया। मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ बस्ती की तरफ रवाना हो गया। मैं बस्ती के लिए रवाना हुआ तो शाम के तकरीबन 4 बजे थे। मैंने अपना हुलिया इस किस्म का बना लिया था कि लोग मेरी जानिब खास तौर से मुतवज्जा ना हों। चेहरे में भी थोड़ी बहुत तब्दीली कर ली थी, लेकिन मुझे बगौर देखने वाले पहचान सकते थे कि मैं कौन हूं। तवील अरसे के बाद मैं उसी डाक बंगले में पहुंच गया जहां मैंने जागीरदार खान के कहने पर क्याम किया था। डाक बंगला खाली पड़ा हुआ था। अब यहाँ अहमद चचा भी नहीं थे, ना जाने कहाँ चले गए। शाम होने लगी और फिर जब सारा माहौल तारीकी में गुम हो गया तो मैं डाक बंगले से निकल आया और पगडंडियों से नीचे होता हुआ अपनी बस्ती की जानिब चल पड़ा। बस्ती का रास्ता मुझे अच्छी तरह मालूम था। मैं बड़ी कामयाबी से अपना यह सफर तय करता हुआ बिलाखिर उस जगह पहुंच गया जहां मैंने अपनी जिंदगी का तवील अरसा गुजारा था। अकब से मैं मकान में दाखिल हो गया। वो कमरा रोशन था जिसमें उस्तानी रहा करती थी। मेरे जहन में बड़े बड़े अजीब ख्यालात थे। मैं दबे पांव उस कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बार, 2 बार और तीसरी बार दस्तक देने पर दरवाजा खुल गया। मेरी आंखें उस्तानी का चेहरा तलाश कर रही थी, लेकिन वो मुझे नजर न आई। दरवाजा खोलने वाला भी नजर न आया। मैं हैरान से आगे बढ़ा। अचानक राइफल की नाल मेरी पुश्त से आ टिकी। हाँ, ये राइफल ही की नाल थी। इसके बाद कमरे में तेज रोशनी हो गई। ये रोशनी किसी बैटरी लैंप को जलाने से पैदा हुई थी। मैंने मतवाहश अंदाज में इधर उधर देखा तो कमरे में मुझे 5 आदमी नजर आए। इनमें वही पुलिस ऑफिसर भी था जिसने पहली बार मुझे चौधरी अलमबरदार खान की हवेली में गिरफ्तार किया। बाकी कांस्टेबल थे, लेकिन सबके सब मुसल्ला और मेरी तरफ से पूरी तरह चौकस। दोनों हाथ ऊपर उठा दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे और तुम्हारी लाश को गधे पर डालकर यहां से ले जाएंगे। आन की आन में मेरे दोनों हाथों को पकड़कर पुश्त में किया गया और उनमें हथकड़ियां डाल दी गईं। इसके फौरन बाद मेरी जेबें खाली कर ली गईं। मेरे पास पिस्तौल मौजूद था जो उन्होंने कब्जे में कर लिया। जो कुछ भी उन्हें मेरे पास मिला उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसमें वो रकम भी मौजूद थी जो मेरे पास मौजूद थी। इसके बाद वो लोग मुझे घसीटते हुए बाहर लाए। मैं अंदाजा भी न लगा सका। उनसे काफी दूर परे बस्ती वाले खड़े हुए थे। हवास मुअत्तल हो गई। थोड़ी देर के लिए कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं दूर खड़े बस्ती वालों को देख रहा था जो तारीकी में होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहे थे। इसी कैफियत में मुझे गाड़ी में बिठाया गया और फिर गाड़ी चल पड़ी। मेरे हवास दुरुस्त हुए तो मैं चौधरी अलमबरदार की हवेली में था।
इस बार मुझे हवेली के बाहर नहीं अंदर लाया गया। एक हॉल नुमा कमरे में वो सब जमा हो गए। चौधरी साहब की नफरत भरी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। वो कौन सा बुरा दिन था सलाबो, जब तुझे इस बस्ती में बुलाया गया। तूने तो बस्ती वालों की इज्जत मलियामेट करके रख दी। इंचार्ज साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस बार भी आप इसे छोड़ देंगे? मजाल है चौधरी साहब कि इस बार ये निकल जाए, इंचार्ज साहब ने कहा और मैं उनकी आंखों में झांकने लगा। मेरे इस तरह देखने पर इंचार्ज साहब बौखला गए। क्या घूरता है मुझे? आंखें निकाल कर हथेली पर रख दूंगा, उन्होंने गुस्सीले अंदाज में कहा। क्या वाकई आप इस बार मुझे फांसी दिला देंगे इंचार्ज साहब? मैंने मुस्कुराकर पूछा। बकवास करते हैं मुझसे, इसी जगह खाल उतार दूंगा। तुम लोग इसे ले जाओ, बाहर गाड़ी में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। नाराज ना हो इंचार्ज साहब, आप अपने आप से अच्छी तरह वाकिफ हैं, मैंने गलत तो नहीं कहा। आप जैसे दूसरे अफसर दूसरे कहाँ होंगे? चौधरी जी, आप देख लें, इस बार भी ये मुझे छोड़ देंगे, मैंने मुस्कुराकर कहा। मुस्कुराता है कमीने जलील, तूने बस्ती की नाक कटवा दी, खूनी कातिल। इस बार मैं देखता हूं कि तू कैसे बचता है, चौधरी अलंबरदार ने गुस्से से धारते हुए कहा। फिर बोले, ये थोड़े ही दिनों में कितना तेज हो गया है, जून ही बदल ली है इसने अपनी। ले चलो इसे। इंचार्ज की हालत खराब थी। वो खौफ था कि अगर मैंने इसके बाद जागीरदार खान के गठजोड़ की बात चौधरी साहब को बता दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस के जवान मुझे बाहर ले जाने लगे तो मैंने हंसते हुए कहा कि इस वक्त इंचार्ज साहब मुझे ले जाएंगे चौधरी जी। आप देख लें, इस तरह ही मुझे तारीकी से फायदा उठाने का मौका दे रही हैं। मेरे इन जुमलों पर चौधरी साहब चौंक पड़े। इंचार्ज का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहर आलूद निगाहों से मुझे देखा और मैं हंस पड़ा। लेकिन चौधरी साहब मेरे इन जुमलों से मशकूक हो गए थे। फिर उन्होंने कहा, इस वक्त इसे ले जाना ठीक नहीं होगा इंस्पेक्टर, सुबह को मैं खुद तुम्हारे साथ शहर चलूंगा। पुलिस अपना फर्ज जानती है चौधरी साहब, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, इसलिए इसने तुम्हारी कैद से फरार होकर एक और खून कर दिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इसके बावजूद तुम इसे सुबह लेकर जाना। एक बार ये यहां से भी फरार हो चुका है चौधरी साहब, इंस्पेक्टर ने कहा। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, मैं जुबान बंद रखूंगा इंस्पेक्टर साहब, आप फिक्र न करें। वैसे मुझे इस वक्त भी चलने पर कोई एतराज नहीं है। बहरहाल इंस्पेक्टर के इख्तियारात ज्यादा थे, इसलिए रात की तारीकी में ही वो मुझे लेकर चल पड़ा। अलबत्ता उसने मेरे पैरों में भी बेड़ियां डाल दी थी। जीप में बैठे बैठे मैंने कहा, आप बिला वजह मुझ पर शक कर रही हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या मैं पहले खुद फरार हुआ था? बहुत जुबान चल रही है तेरी, थाने चल, ये जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आपका जो दिल चाहे करें, लेकिन आपका क्या ख्याल था? क्या मैं अपने मोहसिन के बारे में जुबान खोल देता? मैंने कहा और इंस्पेक्टर चौंक कर मुझे देखने लगा। मोहसिन? वो जेर लब बुड़बुड़ाया और मैं उसकी सूरत देखने लगा। हाँ, क्या तुम मेरे मोहसिन से नावाकिफ हो? मैंने सवाल किया। अच्छा अच्छा, फालतू बातें मत करो मेरे सामने, इस बार तुम बच ना सकोगे मुझसे। मैं नहीं समझ सकता इंस्पेक्टर साहब, आप ये जुमले क्यों कह रहे हैं? जिसने पहले मेरी जान बचाने के लिए आपका मुंह भर दिया था, क्या अब वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा? मैंने कहा है ना, फालतू बातें मत करो, मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। मैं हालात का रुख देखना चाहता था। जो कुछ हुआ था मेरी तवक्को के खिलाफ था। आखिर ये सारा खेल क्या था? इंस्पेक्टर ने मुझे चौकी ले जाकर लॉकअप कर दिया। ये लॉकअप मेरा जाना पहचाना था। मैं नहीं जानता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। रात मैंने इस लॉकअप में गुजारी। दूसरी सुबह सूरज पूरी तरह निकला बिना था कि चौधरी अलंबरदार खान चंद अफराद के साथ थाने पहुंच गया। वो बुरी तरह मेरे खिलाफ था। हालांकि अगर मैं जुबान खोल देता तो उसकी सारी इज्जत उसी के पैरों में आ पड़ती। लेकिन जागीरदार खान ने बिलाशुबा मुझ पर 2 बार एहसान किए थे। उसका मकसद कुछ भी था, लेकिन वो मेरा मोहसिन तो था, इसलिए मैंने कुछ न कहा। चौधरी अलंबरदार खान ने इंस्पेक्टर से मेरे बारे में गुफ्तगू की। फिर उसी दिन मुझे वहां से शहर की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इस बार चौधरी साहब ने बजाते खुद मेरे मामले में दिलचस्पी ली। 2 आदमियों के कातिल को वो मौत की सजा दिलवाना चाहते थे। पहली बार मेरे बारे में मुकम्मल कार्रवाइयां हुई। मेरे हाथों के निशानात हासिल किए गए। मुझसे बयान लिया गया और मैंने गुजरी हुई दास्तान पूरी तफसील से सुना दी। लेकिन जागीरदार खान का नाम मैंने इस दास्तान में नहीं लिया। पुलिस हेड ऑफिस के लॉकअप से मुझे जेल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल के मुजरिम को लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद मेरे लिए मुकदमे की कार्रवाइयां शुरू हो गईं। इस दौरान मेरी समझ में नहीं आ सका कि मुझे क्या करना चाहिए। भांत भांत के कैदियों के दरमियान मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। जिस कोठरी में मैं मौजूद था वहां कत्ल के 2 और मुजरिम भी मौजूद थे, जो खासी खतरनाक शक्ल सूरत के मालिक थे। उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की और मेरे बारे में तफसीलात मालूम करने लगे। वक्त गुजारी के लिए इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था कि उन्हें अपने बारे में तफसील बता दूं। मेरी दास्तान सुनकर वो बहुत खुश हुए। उनमें से एक, जिसका नाम लाखू था, मेरे शाने पर हाथ मारकर कहने लगा, ओह, जीता है जवान, जवानों के काम करके आया है। बड़ी इज्जत है तेरी हमारे दिल में। अच्छा किया, बड़ा ही अच्छा किया तूने। उसे भी मार दिया जो जुल्म पर जुल्म करता था, और उसे भी जो किसी की इज्जत से खेलने का ख्वाहिशमंद था, दूसरे ने कहा। जवान इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और मकसद के लिए अगर मौत भी कबूल कर ली जाए तो कोई परवाह नहीं। मैंने भी उन लोगों से उनकी कहानियां सुनी।
दिन अजीबोगरीब मसरूफियत में गुजरता और रात को जेल की तन्हाइयों में मैं होता और साथियों के खराटे और मेरे ख्यालात। जिन हालात से गुजरा था उनमें तो यूं लगता था जैसे जिंदगी का सफर बहुत ही आसान हो। मेरे मुकदमे की कार्रवाइयां जारी थीं और अभी मुझे अदालत में पेश नहीं किया गया था। मेरा जेल में रिमांड ले लिया गया और अब बात उस पुलिस अफसर के हाथ से निकल गई जो उस देही चौकी का इंचार्ज था। तकरीबन 8 दिन हो गए थे मुझे जेल में आए हुए। 9वें दिन मुझे एक पुलिस वाले ने इतला दी कि मेरा कोई मुलाकाती आया है। मैं तो जेल के कवानीन को बिल्कुल नहीं जानता था। पुलिस कांस्टेबल ने मुझे लॉकअप से निकाला, मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं, अलबत्ता हाथ खाली छोड़ दिए गए और फिर मुझे उस मुलाकाती के सामने लाया गया। जागीरदार खान को देखकर मेरे चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। बिलाखिर वो फिर मेरी मदद के लिए आ गया था। दिल में हल्की सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि जागीरदार खान के बारे में गलत राय कायम की। वह मेरा सच्चा मोहसिन है। हमें एक ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां मेरे और जागीरदार खान के दरमियान एक जाली की दीवार हाइल थी। मैंने जागीरदार खान को सलाम किया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कैसे हो सलाबो? ठीक हूं छोटे सरकार, बिल्कुल ठीक, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खूब। अगर तुम्हें यही जगह पसंद थी तो मुझसे पहले ही कह दिया होता। मैंने ख्वामखा तुम पर इतनी मेहनत की। ये बात नहीं है छोटे सरकार, बस कभी कभी ऐसी जगहों पर आने के लिए भी दिल चाहता है, लेकिन ऐसी जगह पहुंचने के बाद दूसरी तमाम तफरीहात तर्क कर देना पड़ती हैं और सिर्फ मौत का इंतजार किया जाता है। आप जैसे दोस्त जिसे मुहैया हो जाएं, भला वो क्या फिक्र करेगा? मैंने कहा। तंज कर रहे हो मुझ पर या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? जागीरदार खान ने कहा। मैं नहीं समझा छोटे सरकार। इसका मतलब है तुम्हें मकारी भी आ गई है बाहर तौर। ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को बहुत कुछ सीखना चाहिए जिंदगी में। शायद तुम अपने अल्फाज पर गौर नहीं कर रहे। मैं पहले तुम्हारा छोटा सरकार था, फिर सिर्फ जागीरदार खान रह गया और एक बार फिर तुमने मुझे छोटे सरकार कहना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी ज़हनी तब्दीली की वजह जान सकता हूँ सलाबो? मुझे याद नहीं रहा छोटे सरकार। मुमकिन है मैंने तुम्हें जागीरदार खान कहना शुरू कर दिया हो। खैर, अब ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये फैसले तो तुम खुद करने लगे थे सलाबो। तुमने दुनिया देखने का फैसला किया था ना, इसलिए कि तुम बहुत कुछ सीख चुके हो और अब तुम्हें जागीरदार खान की जरूरत नहीं थी। मगर मैंने तुम्हें एक बात यह भी कही थी सलाबो कि जागीरदार खान बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है। मेरी एक ही जुम्बिश से तुम चारों शाने चित हो गई और मौत के बिल्कुल नजदीक आ गए। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई बहुत ही वजनी शैतीर मेरे सर पर आ गिरा हो। दर हकीकत अभी मैंने कुछ नहीं सीखा था, बेवकूफ था मैं। ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई कि मेरी गिरफ्तारी का बाइस जागीरदार खान भी हो सकता है। जागीरदार खान के चेहरे पर मुस्कुराहटें फैली हुई थीं। तो क्या? हाँ सलाबो, मैं इसी किस्म का इंसान हूँ। कोई मुझे भाता है तो उसके लिए अपने आप को वक्फ कर देता हूँ। अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाकर उसकी जिंदगी की जमानत बन जाता हूँ और जब कोई मेरे दिल से उतर जाए तो फिर सबसे पहले उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा देता हूँ। तुमने मेरे लिए 2 काम किए। तुमने सोचा कि अब तुम अपनी जात में मुकम्मल हो गए हो, तुम्हें जागीरदार खान की जरूरत नहीं रही और तुम जब चाहोगे जागीरदार खान की गर्दन फंसवा दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है सलाबो। तुमने देख लिया कि मैंने तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक चाल चली और तुम उस चाल में फंस कर यहां तक पहुंच गई। मगर मैं अब भी नहीं समझा, मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। जागीरदार खान मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, इसके बावजूद तुम खुद को मुकम्मल समझने लगे। वो आदमी मेरा ही था सलाबो, जिसने तुम्हें तुम्हारी उस्तानी के बारे में इतला दी थी कि वो किन हालात से गुजर रही है। तुमने गफूरे की बीवी को जो रकम दी थी उसके जरिए वो तो अच्छी खासी गुजर बसर कर रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना था। और जागीरदार खान सिर्फ दिमाग का ही खेल खेलता है। दिमाग के इस खेल से उसने इतनी ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली है कि चौधरी अलंबरदार जैसे चौधरी साहब की 10 गुना दौलत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सिर्फ इस दिमाग से किया है मैंने। जागीरदार खान उंगली से पेशानी ठोंकता हुआ बोला। जब मैंने तुम्हें बगावत की जानिब माइल पाया तो मैंने तुम्हें समझाया था सलाबो, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी इन आंखों में ऐसे आसार देखे जैसे तुमने मुझे एक बेहकीकत सा इंसान समझ लिया हो और ये फैसला कर लिया हो दिल में कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम मेरे राज से वाकिफ हो सलाबो। कल अदालत में खड़े होकर तुम जागीरदार खान का नाम लेना और अगर उसका कुछ बिगाड़ लो तो जागीरदार खान तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। मैंने अपना आदमी भेजा और तुम्हारे कानों तक वो इतला पहुंचाई, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि तुम्हें सबक देना जरूरी है। इस जाल में फंसकर तुम सीधे अपनी बस्ती पहुंच गई। दूसरी तरफ मैंने पुलिस को इतला दे दी कि गफूरे और जलाल चचा का कातिल एक बार फिर बस्ती में आ रहा है और पुलिस चाहे तो इसे गिरफ्तार कर सकती है। चुनाचे तुम गिरफ्तार हो गए सलाबो। 2 बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तीसरी बार तुम अपनी सलाहियतों से काम लो। मैं देखता हूं कि तुम फांसी के फंदे से कैसे बच सकते हो। मेरे जहन में चिंगारियां भर गईं। इतना शदीद गुस्सा आया मुझे कि बयान से बाहर है। जागीरदार खान का चेहरा एकदम मकरू लगने लगा। तो ये इसकी साजिश थी। इस जलील इंसान ने मेरे साथ ये सलूक किया जिसे मैं उसके एहसानात का बदला एक बहुत बड़ी दौलत की शक्ल में दे चुका था। एक बार फिर वो मेरी निगाहों में गिर गया।
और अब इसके कोई इम्कानात नहीं रहे थे कि मैं उससे मुफाहमत करूं। अगर मैं आज़ाद होता तो यकीनन जागीरदार खान की गर्दन मेरे हाथों में दबी होती और जुबान और आंखें बाहर निकली पड़ी होती। मैं तारीक निगाहों से उसे देखता रहा। उसकी सूरत तक मुझे साफ नजर नहीं आ रही थी। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, तो ये था हमारे तुम्हारे ताल्लुकात का इख्तिताम जागीरदार खान। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। दर हकीकत दोबारा इन मामलात में फंसने के बाद मैंने सोचा था कि मुझसे गलती हुई। मेरे जहन में यह एहसासात जागने लगे थे जागीरदार खान कि मैं मोहसिन कुश इंसान हूं और मैं एक बार फिर तुम्हारे बारे में सोचने लगा था। लेकिन अब उन ताल्लुकात के धागे कट चुके हैं। तुम सुन लो और गौर से सुन लो। मुझे ख्वाह फांसी के फंदे तक ही जाना पड़े, लेकिन आज से तुम भी मेरे लिए गफूरे ढली और जलाल चचा से कम नहीं हो। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की है जागीरदार खान। अगर जिंदा बच गया तो तुमसे इसका इंतकाम लूंगा, समझ लिया तुमने। बस अब जाओ और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जागीरदार खान हंसने लगा, फिर बोला, जिंदगी बड़ी कीमती चीज है सलाबो। अभी तो शायद तुम्हें मरने का भी तजुर्बा नहीं। फांसी के फंदे पर तुम्हारा फड़कता हुआ बदन आखिरी वक्त में भी ये सोचे बगैर न रह सकेगा कि जागीरदार खान से इनहराफ करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम इतने अहमक आदमी हो कि मुझे तुम्हारी मौत पर रहम भी आता है। सुनो, अब भी अगर तुम्हारी आंखें खुल गई हैं और तुम जिंदगी भर मुझसे इनहराफ ना करने का वादा करो और मुझे इस बात का यकीन दिलाओ कि आइंदा तुम मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करोगे, तो जागीरदार खान अब भी बेबस नहीं है। तुम्हें मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। मैं इस किस्म के हालात पैदा कर सकता हूँ कि तुम फांसी से बच जाओ, या फिर यह भी मुमकिन है कि मेरे आदमी तुम्हें जेल से निकाल ले जाएं। बोलो क्या चाहते हो? दिल तो चाहता है जागीरदार खान के तुमसे इकरार कर लूं उन तमाम बातों का, तुम्हें इस अंदाज में शिकस्त दूं जिस अंदाज में तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं तुमसे वादा कर लूं कि हाँ, मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करूंगा और इसके बाद तुम्हारे जरिए जेल से निकल जाऊं। फिर सबसे पहले तुम्हें कत्ल करूं, उसके बाद कोई दूसरा काम करूं। लेकिन अपने और तुम्हारे दरमियान मैं एक फर्क रखना चाहता हूं जो मेरी और तुम्हारी रगों में है। पता नहीं चौधरी अलंबरदार की रगों में किसका खून होगा। तुम लोग मुझे अच्छी नस्ल के नहीं मालूम होते, लेकिन अपने अंदर को टटोलता हूं तो महसूस करता हूं कि दगाबाजी और फरेब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं अपने इस फर्क की खातिर तुम पर लानत भेजता हूं। यहां से दफा हो जाओ और कभी इस बारे में मत सोचना कि सलाबों को अपने सामने झुका सकोगे। मैं तुम्हारी सोच पर लानत भेजता हूं और तुम्हारी सूरत पर भी। मैं फरेब के तौर पर भी तुम्हारी आनत कबूल नहीं कर सकता। मेरे अल्फाज से जागीरदार खान का चेहरा खून की तरह सुर्ख हो गया। वो जलती आंखों से मुझे देखता रहा, फिर नफरत भरे लहजे में बोला, सलाबो, मेरी दौलत और मेरी तलाश तुम जैसे 10 सलाबो मेरे आगे खड़े कर सकती है। तुम क्या समझते हो ताकत और कारकर्दगी के मालिक सिर्फ तुम ही हो? जहन्नुम में जाओ। मैंने तुम्हारा खाना अब अपने जहन में बंद कर दिया है। वो मुड़ा और वापस चला गया। वैसे भी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया था। फिर उस कांस्टेबल ने मुझे वहां से हटाकर मुझे मेरी कोठरी में ला छोड़ा और मैं कोने में बैठकर हालात पर गौर करने लगा। मेरे दोनों साथी मेरे साथ मौजूद थे। लाखू मेरे नजदीक पहुंच गया। क्या बात है जवान, अफसुर्दा नजर आ रहा है? अफसुर्दा नहीं लाखू, बस यूं कहो कि अपनी हमाकत पर अफसोस हो रहा है। मैं एक शख्स के फरेब का शिकार होकर यहां तक पहुंचा हूं, वरना शायद गिरफ्तार ना होता। अरे बाबा, दुनिया ही फरेबी है। बस एक तरीका है इस दुनिया में रहने का, अपने अलावा किसी पर भी एतमाद ना करो, किसी पर भी, ख्वाह क्या सही रिश्ता हो। रिश्ते कभी होते थे, अब तो वो सिर्फ एक मजाक की हैसियत रखते हैं। लाखू की बात 100% दुरुस्त थी। थोड़ी देर तक मैं अफसुर्दा और परेशान रहा। उन वाकयात हालात के बारे में सोचता रहा और फिर मैंने अपना जहन झटक दिया। जो होगा देखा जाएगा। कम से कम इतना तो जानता था कि जब तक जिंदगी होती है कोई मारने वाला नहीं होता, चाहे हालात कुछ भी हों। मैंने जो कत्ल किए थे मैं अभी तक उन पर शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि वो एक जायज काम के लिए थे। उसके बाद के जो हालात थे वो मेरे लिए मुतय्यन किए गए थे। मेरा खुद उनसे कोई ताल्लुक ना था। ऐसी शक्ल में अगर मेरी तकदीर में मौत ही लिखी थी तो मैं खुद को एक गुनाहगार कह सकता था। मजीद 2 दिन गुजर गए। ये तीसरी रात थी। लाखू वगैरह सो चुके थे। मैं जाग रहा था, नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन मुझे अदालत में पेश किया जाने वाला था। मेरे जुराइम के बारे में तहकीकात मुकम्मल हो गई थी, जिसके बारे में इतला मुझे आज शाम जेल के इंचार्ज ने दी। उसके साथ एक और पुलिस ऑफिसर था जिसने मुझसे चंद कागजात पर दस्तखत कराए। कल अदालत में पेश हो रहा था। कोई वकील नहीं था मेरा। रात का गालिबन दूसरा पहर था। जेल में तारीकी छा चुकी थी। कुछ फासले पर भारी बूटों की आवाज सुनाई दे रही थी। रात का संतरी पहरा दे रहा था। ये आवाज जब मेरे सामने से गुजरती तो मेरे जेल में दमक होने लगती। आज कुछ अजीब सी तबीयत थी। इस बार फिर मैंने जूतों की आवाज अपनी कोठरी की जानिब आते सुनी और बेख्याली में मेरी निगाहें उस तरफ उठ गईं। मलगजे बल्ब में मैं कई बार संतरी को देख चुका था। इस बार भी जब वो मेरे सामने पहुंचा तो मैं उसे देखने लगा, लेकिन इस बार संतरी मेरी कोठरी के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। वो खामोश निगाहों से मुझे देखता रहा और मैं अपनी जगह से उठकर उसके सामने पहुंच गया। मैंने संतरी की शक्ल देखी और दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। ये मेरी निगाहों का वहमा था। मुझे अपनी शक्ल सामने नजर आई।
मैं कोठरी के बाहर संतरी के लिबास में कोठरी के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने आंखें मल के देखा, लेकिन हर बार वही चेहरा मेरे सामने था। यह क्या किस्सा है? अचानक मेरे ज़हन के बेशुमार खाने रोशन हो गए। ये सलाबो तो नहीं है, मैंने सोचा। यकीनन सलाबो। मेरा दिल खुशी और हैरत से जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने देखा कि सलाबो मेरी कोठरी में पड़े हुए वजनी ताले को देख रहा है। फिर हल्की सी आवाज के साथ मैंने ताले को टूटते हुए देखा और मेरा दिल मुसरत से नाच उठा। ये सलाबो की निगाहों की कुव्वत थी। शायद उसके पास इस ताले की चाबी नहीं थी, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंचा? इस वर्दी और इस लिबास में मलबूस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ताला खोला और सलाबो ने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजा भी खोल दिया। फिर उसने मुझे उंगली से इशारा किया और मैं तेजी से बाहर निकल आया। सलाबो ने दरवाजा दोबारा बंद करके ताला उसी में अटका दिया। इसके बाद वो मुझे लिए हुए एक तारीक गोशे में पहुंच गया। उन कोठरियों के दरमियान उसी की ड्यूटी थी। लाइन की एक कोठरी खाली थी जिसमें वो मुझे लेकर दाखिल हो गया। अभी तक उसने जुबान से बात नहीं की थी, लेकिन तारीक कोठरी में पहुंचकर उसने सरगोशी की। रोशनी नहीं जला सकती हम। मैंने दूसरे संतरी का लिबास भी उतार लिया है। क्या मतलब? मतलब ये बड़े भाई कि वो लिबास तुम पहन लो। दोनों संतरी इसी कोठरी में बेहोश पड़े हैं। कहीं ठोकर खाकर मत गिर पड़ना। एक लम्हे के लिए तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन दूसरे ही लम्हे सूरतियाल मुकम्मल तौर पर मेरी समझ में आ गई। सलाबों ने पहरा देने वाले दो संतरियों को पकड़कर बेहोश कर दिया था। एक का लिबास खुद पहनकर पहरा देने लगा और दूसरे का लिबास मेरे लिए मखसूस कर दिया। मैंने देर ना लगाई और तारीकी में टटोलकर वो लिबास पहन लिया जो सलाबों ने दूसरे संतरी के बदन से मेरे लिए उतारा। रात की तारीकी में मैंने इस लिबास को पहना। पता नहीं मेरे बदन पर फिट था या नहीं। पतलून के बटन सही लग गए। अपना लिबास मैंने वहीं छोड़ दिया। फिर सलाबो ही के इशारे पर मैंने पहरा देने वाले संतरी की बंदूक उठाई। थोड़ी देर तक हमने इंतजार किया। फिर सलाबो ने मुझे आंख से इशारा किया और हम दोनों वो राहदारी छोड़कर उसकी दूसरी सिमत आ गए। हम बिल्कुल सिपाहियों के से अंदाज में कदम मिलाकर चल रहे थे और हमारे बूटों की दमक दूर तक फैल रही थी। सलाबो मेरी रहनुमाई कर रहा था। हम उस राहदारी से उतरकर जेल के एक मखसूस हिस्से में पहुंच गए। कई सिपाहियों ने हमें देखा था, लेकिन हम तन्हा नहीं थे। दो दो सिपाहियों की बहुत सी जोड़ियां जेल की दीवारों के साथ कोठरियों के दरवाजे के सामने और उनके अकबी हिस्सों में गश्त कर रही थी। वो लोग हमें भी गश्त करने वाले सिपाही ही समझे, लेकिन सलाबो एक खास सिमत जा रहा था। यहाँ कूड़ेदान बनाए गए थे। उनके आसपास खासी गंदगी थी। इन कूड़ेदानों से दूसरे तीसरे दिन गाड़ियां कूड़ा उठाकर ले जाती थीं। जेल की सफाई के बाद कूड़ा इन्हीं कूड़ेदानों में डाल दिया जाता। मैंने इन्हीं के करीब एक सीढ़ी लटकी हुई देखी जो तारीकी में थी और दूर से उसे देखा जाना मुमकिन नहीं था। सलाबो ये सारे इंतजामात करके आया था। उसने मेरी कमर पर थपकी देकर सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ने के लिए कहा और मैंने वजनी संदूक नीचे डाल दी। फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी तरफ भी ऐसी ही सीढ़ी थी। जब मैं दूसरी जानिब उतरा तो सलाबो भी मेरी ही मानिंद ऊपर चढ़कर जेल की दीवार से बाहर आ गया। यह जेल का अकबी हिस्सा था और जेल का सर्च टावर इससे काफी फासले पर था, लेकिन ऊपर की रोशनियां कभी कभी इस हिस्से की जानिब भी आ जाती थी। उस वक्त भी सर्च लाइट की रोशनियां रेंगती हुई इस हिस्से की जानिब आ रही थी। हम दोनों दीवार की आड़ में औंधे लेट गए और रोशनी आयन उस जगह से गुजरते हुए आगे बढ़ गई जहां चंद लम्हात कबल हम मौजूद थे। रोशनी के आगे बढ़ते ही सलाबो ने एक बार फिर मुझे इशारा किया और हम तेजी से जेल की अकबी सिमत के नशेब में दौड़ने लगे, जो किसी गंदे नाले का नशेब था। यकीनन ये बरसाती नाला था जो बारिश के दिनों में भर जाता था, वरना अमूमन खुश्क पड़ा रहता। अलबत्ता दरमियान की थोड़ी सी चौड़ाई में गंदा पानी अब भी मौजूद था। इस गंदे नाले को अबूर करके हम दूसरी सिमत आ गए। फिर वहां से बुलंदी पर दौड़ते हुए जेल से काफी दूर उस सड़क के पास पहुंच गए जो एक मुजाफाती बस्ती की सड़क थी। सड़क पर एक कार खड़ी हुई थी। सलाबो मुझे उस कार के पास ले आया। मैंने कार पर एक मोनोग्राम बना देखा जो किसी होटल का था। सलाबो ने जल्दी से जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं उसके बराबर बैठ गया। सलाबो ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अभी हम दोनों ही खामोश थे। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतनी आसानी से जेल से बाहर निकल सकता हूँ, और मुझे यह भी यकीन नहीं था कि सलाबो को मेरे बारे में इल्म हो गया होगा। फिर मैं उसी वक्त चौंका जब सलाबो ने मुझसे कहा, सलाबो, पिछली सीट पर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, तुम पिछली सीट पर चले जाओ। मैं कार आहिस्ता चलाता हूँ, तुम ये पुलिस की वर्दी उतार कर मेरे कपड़े पहन लो, ठीक है? मैंने कहा और अंदर ही से अकबी सीट पर पहुंच गया और सलाबो के कपड़े पहनने की कोशिश करने लगा। कार में ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने पहले पतलून चढ़ाई और फिर खूबसूरत सी फूलदार कमीज पहनकर मैं तैयार हो गया। सलाबो ने कार एक जगह रोक दी। अब मेरे लिए भी कपड़े पहनना जरूरी हो गया है, उसने कहा और पिछली सीट पर आ गया। चंद मिनट में उसने भी लिबास तब्दील कर लिया। सिपाहियों की वर्दी का एक बंडल बनाकर सलाबो ने सड़क के नशे में उछाल दिया और हम इत्मीनान से वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद हम होटल कोलंबस में पहुंच गए। गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करने के बाद सलाबो नीचे उतराया। रात का वक्त था। होटल के अहाते में रोशनी जरूर थी, लेकिन
कुर्बो जवार में कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़े फासले पर सदर गेट के नजदीक एक अटेंडेंट खड़ा था। सलाबो ने सरगोशी के अंदाज में कहा, अब मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, तुम खुद अंदर जाओ, काउंटर से कमरा नंबर 20 की चाबी लो और दूसरी मंजिल पर पहुंच जाओ। कमरा नंबर 20? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाँ, वही दस्तयाब हो सका था। चलो। सलाबो ने मुझे धकेल कर आगे बढ़ाया और दूसरे लम्हे वो खुद निगाहों से ओझल हो गया। मैंने गहरी सांस ली और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ होटल के सदर दरवाजे से अंदर आ गया। अटेंडेंट ने मुझे सलाम किया। काउंटर पर एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। मैं नजदीक पहुंचा तो उसने मुझे देखते ही कमरा नंबर 20 की चाबी कीबोर्ड से उतार कर मेरे हवाले कर दी और मैं दूसरी मंजिल की जानिब चल पड़ा। लिफ्ट ने मुझे दूसरी मंजिल पर उतार दिया। सलाबो भी मेरे साथ ही मौजूद था, क्योंकि उसने मेरे बाजू पर अपनी गिरफ्त कायम की हुई थी। दूसरी मंजिल पर उतरने के बाद हम राहदारी में चलते हुए बिलाखिर कमरा नंबर 20 तक पहुंच गए। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सलाबो अब भी मेरे साथ था। जब मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया तो वो मेरी निगाहों के सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर कमरे में रोशनी की और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मुआफी चाहता हूं दोस्त, सूरत हाल जरा बाद में इल्म में आ सकी। उसने कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि मुआहदे के तहत मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। नहीं सलाबो, इस वक्त तुमने जो कुछ किया है वो मेरे तसव्वुर से बाहर था। अब से कुछ अरसा कबल मेरे ज़हन में मायूसी थी और मैं सोच रहा था कि शायद जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ गया और जेल से मौत के बाद ही निजात मिल सकेगी। लेकिन तुमने, कमाल है, तुम इतनी सी देर में ये सब कुछ सोचने लगे। अरे भाई, अब तो साथ जीना साथ मरना जरूरी है। एक जान दो कालब हैं हम लोग। भला ये कैसे मुमकिन था कि तुम मुसीबत का शिकार होते और मैं तुम्हारा खोज ना लगा सकता। बैठो, आराम से बैठो। मुझे तो सिर्फ ये अफसोस है कि ना जाने तुम कितने दिन जेल में गुजार चुके हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे क्या मालूम था कि तुम जेल में हो। मैं भी उस मसहरी पर दराज हो गया जिसके एक सिमत सलाबा बैठा हुआ था। जूते उतारकर मैंने मसहरी के नीचे डाल दिए। काफी देर तक मैं गहरी गहरी सांसें लेता रहा। सलाबा मुझे देखता रहा, फिर बोला, हाँ अब तुम सूरत हाल बताओ। वहां से जब तुम अपनी बस्ती में पहुंचे तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। वो मेरे खिलाफ एक साजिश थी जो जागीरदार खान ने की। जागीरदार खान ने? लेकिन क्यों? सलाबो ने ताज्जुब से पूछा। उसने ये साजिश इसलिए की थी कि वो मुझे सबक देना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे आजादी की बात की। वो आदमी जो मुझे वहां मिला और जिसने मुझे उस तानी की परेशानी के बारे में बताया, वो जागीरदार खान का आदमी था जिसे एक साजिश के तहत मुझ तक पहुंचाया गया। बस्ती में मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद शहर मुंतकिल कर दिया गया। जेल में मैं तकरीबन 9 या 10 दिन गुजार चुका हूँ। जागीरदार खान मुझसे मिलने के लिए आया। बड़ी तंजिया गुफ्तगू कर रहा था। कहने लगा कि अगर अब भी मैं चाहूं और उससे वादा कर लूं कि मैं हमेशा उसका गुलाम रहूंगा तो वो मेरी जान छोड़ सकता है। सलाबो अपना दाहिना गाल खुजाता हुआ बोला, खासा बाअसर मालूम होता है ये शख्स। और क्यों ना हो, नेकोकारों के असरात तो आला हुकाम पर होते ही हैं। कोई बात नहीं, जागीरदार खान से भी निमट लेंगे अच्छी तरह। लेकिन तुम, मेरे बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कल के अखबार में एक छोटी सी खबर थी जिसमें तुम्हारे बारे में तफसीलात पढ़ी थी मैंने। पता नहीं प्रेस रिपोर्टरों को यह खबर कहां से मिल गई। वैसी खबरों की ताक में ही रहते हैं। तुम तक कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं पहुंचा? नहीं, मैंने जवाब दिया। यह खबर पढ़ने के बाद मैंने सिलसिले में गौर शुरू कर दिया कि अब तुम्हें जेल से निकालने के लिए क्या किया जाए और आगे के इक़दामात क्या हों। फिर मैंने अमल कर डाला और बात के हालात तुम्हारे इल्म में हैं। अगर यह खबर पहले ही मेरे कानों तक पहुंच जाती तो मेरे दोस्त, तुम 1 घंटा भी जेल में नहीं रह सकते थे। चलो ठीक है सलाबो, लेकिन अब ये बताओ कि आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं। हम इसी तरह ऐश करेंगे और दुश्मनों के सीने पर मोंग दलते रहेंगे। तुम्हारा दुश्मन खान और परवेज दुर्रानी मेरा दुश्मन। इन दोनों दुश्मनों को हम नाक को चने चबवा देंगे। समझते हैं कि ये सुसरे खुद को। हमारी कुव्वत तो अब इतनी बढ़ गई है कि ये हमारे सामने टिक ही नहीं सकते। फिल वक्त इस होटल में क्याम के लिए मैंने वही आम सी तरकीब सोची है जिसके तहत हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या मतलब? मैंने सवाल किया। तुम इस कमरे में मेरी हैसियत से रहोगे और मैं आम निगाहों से पोशीदा। गो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन लोग, हम दोनों में से सिर्फ आपको देख सकेंगे। तुम दोहरी खुराक मंगवाओगे, दोहरा नाश्ता मंगवाओगे। आखिर खुश खुराक आदमी हो। सलाबो ने जवाब दिया और मैं मुस्कुराने लगा। हाँ, तुम्हारी बात मेरे लिए बड़ी कारआमद है। और तुम मेरे लिए? सलाबो ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं यार, मैं अपने लिए कुछ ना कर सका, तुम्हारे लिए क्या कर सकूंगा? बस बस, तुम ये फजूल बातें नहीं छोड़ोगे। अपने या तेरे की क्या बात है भाई? हम दोनों हम शक्ल हैं, हम नाम हैं, हमारे कद एक जैसे हैं, आवाज भी एक जैसी है, तो फिर हम खुद भी एक हैं। अब अपने या तेरे का सवाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। सॉरी सलाबो, मैं भूल जाता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी मुस्कुराने लगा। जेल में खाने पीने की तो बड़ी गलत सलत चीजें मिली होंगी, क्या ख्याल है, इंतजाम करूं इस वक्त? मैंने पूछा। हाँ, नाइट सर्विस भी है यहाँ। नहीं यार, कोई खास चीज की हाजत नहीं है, सुबह को नाश्ता ही करेंगे। तो फिर आराम से सो जाओ, उसने मसहरी से नीचे उतरते हुए कहा। और तुम? आज मैं इखलाक कर नीचे सो जाऊंगा।
ताकि तुम अपने पिछले दिनों की थकन और नींद पूरी कर सको। नहीं सलाबो, मसहरी काफी कुशादा है, हम दोनों इस पर बआसानी सो सकते हैं, तकल्लुफ मत करो। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने जवाब दिया और हम दोनों एक ही मसहरी पर दराज हो गए। मैं सोने की पूरी कोशिश करने लगा और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन तकरीबन 10 बजे आंख खुली। सलाबो एक कुर्सी में दराज अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर मुंह बनाकर बोला, यार जल्दी से उठो, पेट में चूहे दौड़ रही हैं। मेरा ख्याल है तुम रात को सो नहीं सके थे। बस नाश्ता मंगवा लो, मैं गुसल खाने में जा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है जाओ, और जब तक मैं आवाज ना दूं बाहर मत निकलना। सलाबो ने कहा और मैं गर्दन हिलाकर बाथरूम में दाखिल हो गया। सलाबो ने रूम सर्विस को टेलीफोन करके डबल नाश्ता तलब कर लिया। नाश्ता आ गया और नाश्ता करने के बाद मैंने सलाबो से आइंदा के बारे में सवाल किया। आइंदा प्रोग्राम? वो मुस्कुराकर बोला, तुमने भी तो इस बारे में सोचा होगा। हालात मेरे लिए गैर मुतवक्का थे, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अब हमारे लिए यहाँ खतरात बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और फिर हमें यहाँ रहने की जरूरत भी क्या है। तो मेरे इंतजार में यहाँ मुकीम थे ना। अब तो जागीरदार खान से भी कोई नाता नहीं रहा। अब हम आज़ाद हैं और कहीं भी आ जा सकती हैं। ये भी ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जागीरदार खान से तो अभी हमारे बहुत से रिश्ते कायम हैं। दुश्मनी के रिश्ते भूल गए तुम? नहीं, ये रिश्ता भूला नहीं जा सकता, इसमें कोई शक नहीं। जागीरदार खान ने मुझ पर एहसान ही किया है, लेकिन उसका यह एहसान उसी वक्त खत्म हो गया था जब उसने मेरे खिलाफ साजिश की। मैं उसे मुआफ नहीं करूंगा, और जिस वक्त भी मुझे मौका मिला उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करूंगा। चलो ठीक है यार, अब छोड़े इन बातों को। वो तुम्हारी रीटा और सोलैटी की साल में है, वहीं छोड़ आया था उन लोगों को, और उसके बाद मैं बस्ती वापस आ गया। रीटा तो जागीरदार खान की खास रुकन है, वो जागीरदार खान के साथ होगी, और सोलैटी प्रोफेसर दुरानी के पास पहुंच गई होगी। मुझे इसके बाद उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। चलो, जरूरी नहीं है कि हम उन्हें याद करते रहें। यहाँ बहुत सी हसीनाएं हमारी मुंतजिर हैं। ये बराबर के एक दरवाजा छोड़कर एक लड़की यहाँ मुकीम है। देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। शायद उसके साथ उसका बाप या चचा मुकीम है, क्योंकि उसकी उम्र उससे 3 गुना ज्यादा है, और लड़की भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ मालूम होती है। लेकिन कहाँ तक अपनी शराफत बरकरार रखेगी? सलाबो, इस सिलसिले में मुझे तुमसे इख्तलाफ है। भला क्या फायदा इन शरीफ लड़कियों को परेशान करने का? और ये शरीफ लड़कियां जो हमारी रातों की नींद हराम की देती हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। और मैं हंसने लगा। फिर सलाबो ने संजीदगी से कहा, देखो यार, तुम्हारे अंदर बस यही एक कमजोरी है, बल्कि यूं समझो कि जीने के लिए यही एक जरिया है। इससे मुझे बाज रखने की कोशिश मत करो, बल्कि मेरा साथ दो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी इन मामलात में दिलचस्पी लो। वही डबल चक्कर चलाते हैं और कोशिश करेंगे अपना अपना खेल अलग अलग रहे। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, और तुम्हें भी इस सिलसिले में मेरी मुआवनत करनी है। भला वो क्या? मैंने पूछा। इसकी वजह यह है सलाबो कि हम और तुम एक शक्ल में यकजा तो नहीं रह सकते, साथ ही रहेंगे, और अब तो खास तौर से इसकी जरूरत है। इस शक्ल में तुम ही सामने आओगे और मेरे इन मामलात के निगरान होंगे जो मैं किसी से करूंगा। तुम मेरा मतलब यकीनन समझ रहे हो, और इसके बगैर काम नहीं हो सकेगा मेरे दोस्त। हमारी गाड़ी बस इस अंदाज में चल सकती है। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। जिंदगी में तफरीहात का इतना ही दखल है जितना दूसरे अहम मामलात का। अगर उनसे मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए तो जिंदगी ही मुश्किल हो जाए। अलबत्ता सलाबो की इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हो सकता था कि मासूम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूं। सलाबो जो कुछ करता है करता रहे, मैं बराह रास्त उसमें मुलव्विस नहीं होऊंगा। मेरे ज़हन में तो एक हल्का सा काका था। वो लड़की जिससे मैं पहली बार मुतासिर हुआ आलिया थी, नवाब शहाबुद्दीन की बेटी। मासूम सी फितरत की मालिक, लेकिन मैं बखूबी जानता था कि मैं खुद उसके काबिल नहीं। मैंने दिल में यह फैसला भी कर लिया कि अगर जिंदगी ने कभी दोबारा इस रास्ते पर डाला तो भी मैं इसे भटकाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे और उसके ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन सलाबो की यह हैसियत तो मुझे कबूल करना ही पड़ेगी। दोपहर तक हम लोग मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें करते रहे। कोई तयशुदा बात नहीं थी, बस इधर उधर की बातें, प्रोफेसर दुरानी और जागीरदार खान से इंतकाम लेने की तरकीबें, और ना जाने क्या, ऐसी ही ऊट पटांग। इसके बाद सलाबो उठकर तैयारियां करने लगा। मैं चलता हूँ जरा, बस कोई खास प्रोग्राम नहीं है, यूं ही आवारा गर्दी करूंगा। तुम अगर चाहो तो खाने के बाद आराम कर लो। ओके, लेकिन तुम यहाँ से निकलोगे कैसे? इसकी तो फिक्र ही ना करो। मुझे यहाँ से निकलते हुए कौन देखेगा? बाहर जाकर मैं अपनी असलियत में आ जाऊंगा। तुम यहाँ आराम से मेरी जगह रहो। तुम्हारे मुलाकातियों का तो यहाँ कोई दखल नहीं है। नहीं, अभी तक तो कोई मुलाकाती नहीं बन सका। बस इस सिलसिले में 1-2 बार थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। फिर चूंकि तुम्हारी तरफ भी मसरूफ था, इसलिए दिल जमाई से कुछ न कर सका। अब प्रोग्राम है, सलाबो ने कहा, और फिर वो चला गया। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सोचने के लिए बहुत कुछ था। गुजरे हुए वाकयात, जेल के हालात अब मेरी नई सोच में शामिल हो गए। क्या अजीब जिंदगी थी। अगर गौर किया जाता तो इस दुनिया में कोई भी तो नहीं था मेरा। ना जाने कब तक इसी तरह लेटा रहा। 2 बज गए थे। भूख लगी तो सोचा कि खाना मंगवा लूं, लेकिन फिर डाइनिंग हॉल में ही जाकर खाने का फैसला किया। कमरे में पड़े पड़े काफी वक्त गुजर गया था। दिल इसी खौफ का शिकार था कि जेल से मेरे फरार की खबर आम हो गई थी।
सलाबो अभी इस शहर से जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह इस इलाके को छोड़कर ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां कोई खतरा ना हो। सलाबो पूरी उम्मीद जरूर था और यह भी हकीकत थी कि वाला सलाहियतों का मालिक था, लेकिन मैं तो मैं ही था। बाहर तो और कुछ इस तरह की बेजारी ज़हन पर सवार हुई कि मैंने तमाम खतरात बालाए ताक रख दिए, लिबास तब्दील किया और बाहर निकल आया। हॉल में ज्यादा अफराद नहीं थे। मैं अंदर दाखिल हुआ और मेज पर बैठ गया। कुछ लोग खाने से शुगल कर रहे थे। अचानक मेरी निगाह बाएं जानिब उठ गई। एक इंतहाई खूबसूरत और पाकीज़ा सी शक्ल थी जो खाना खाने में मसरूफ थी। मासूम सूरत लड़की के चेहरे को एक निगाह देखकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने उसके नजदीक बैठे हुए मर्द को देखा और अचानक चौंक पड़ा। यह शक्ल तो मेरी जानी पहचानी थी, 100% जानी पहचानी। भला मैं इसे कैसे भूल सकता था। ये तो नवाब शहाबुद्दीन थे, आलिया के वालिद, और वो जिनकी गोली से मैं जख्मी हुआ, और वो जिनकी कोठी में मेरी इस तरह तीमारदारी की गई थी जिस तरह किसी अपने की जाती है। मैं बेख्तियार हो गया। दूसरे लम्हे में अपनी कुर्सी खिसका कर उठा और उनके करीब पहुंच गया। मुआफी चाहता हूँ नवाब साहब, मैं आपको यहाँ देखकर खुद पर काबू नहीं रख सका। नवाब शहाबुद्दीन चौंक पड़े। उन्होंने निगाहें उठाकर मुझे देखा, घूरते रहे जैसे पहचानने की कोशिश करते रहे हों। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए एक अजीब सा तासुर उभरा। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखते रहे, फिर गर्दन टेढ़ी करके बोले, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम सलाबो है, मैंने जवाब दिया। लड़की भी मुझे देखने लगी। अफसोस इस नाम के किसी आदमी से मेरी कोई वाकफियत नहीं। नवाब साहब, मेरा मतलब है आप जरा गौर फरमाइए, मैं आपसे थोड़ा सा मुतल्लिक रह चुका हूं। साहिबजादे, तुम अगर मुझे नवाब बनाने पर ही तुले हुए हो तो चलो, मैंने मान लिया, जबकि मैं कहीं का भी नवाब नहीं हूं, एक आम बिजनेसमैन हूं। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। आप नवाब शहाबुद्दीन नहीं हैं? नहीं, मेरा नाम कुछ और है और मैं कारोबार करता हूं। नवाब शहाबुद्दीन ने जवाब दिया और मैं ठिठक गया। मेरी निगाहें इतना धोखा तो नहीं खा सकती, इतना बड़ा शुबा तो नहीं हो सकता मुझे। ये नवाब शहाबुद्दीन ही थे। मैंने भारी लहजे में कहा, अगर ये गलत फहमी है तो मुझे शदीद हैरत है। शायद। नवाब साहब बेताल्लुकी से बोले, लेकिन अंकल इतनी बड़ी गलत फहमी। लड़की ने पहली बार जुबान खोली। मुमकिन तो नहीं है। वैसे अजीजी, ये नवाब साहब कहाँ के नवाब हैं? अब क्या अर्ज करूं, आप तस्लीम नहीं कर रहे। हालांकि मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारी आंखें। आजकल के नौजवानों की बहनाई बड़ी मशकूक होती है, क्यों बीबी? अंकल, मुझे तो ताज्जुब है। नहीं, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। ये नौजवान तारुफ हासिल करने के सिलसिले में जरा जदीद हो गई हैं। माफ कीजिएगा, आप गलत फहमी के शिकार हैं। हो सकता है। वैसे ये गलत फहमियां बहुत कुछ देती हैं, क्यों बेबी? नवाब साहब उनके हमशक्ल ने तंजी अंदाज में कहा। आप तशरीफ रखिए। लड़की बोली, नहीं बेबी, मैं माजरत ख्वाह हूं। नौजवान, मैं तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। हरचंद के आपका रवैया अहानत आमेज है, लेकिन मैं बुरा नहीं मान रहा, क्योंकि जिस शख्स के आप हमशक्ल हैं उसका मुझ पर बहुत एहसान है। शुक्रिया। मैं वापसी के लिए पलट पड़ा। एक मिनट नौजवान, वो बोला और मैं रुक गया। तुम्हारा नाम क्या है? सलाबो। अफ्रीका से ताल्लुक रखते हो? मैं नहीं समझा। नाम की मुनासबत से कह रहा था। ताल्लुक तो अफ्रीका से नहीं है, लेकिन मुमकिन है करम फरमाओ ने इसी मुनासबत से नाम रखा हो। समझा नहीं। समझने की जरूरत भी क्या है, मैंने कहा और वापस अपनी जगह बैठा। अगर ये नवाब शहाबुद्दीन नहीं थे तो जो कोई भी था निहायत बेहुदा और मगरूर किस्म का इंसान मालूम होता था। उसने मेरे साथ बदतमीजी का मुजाहरा किया था। इस बदतमीजी की उसे सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन इस शक्ल के लिए भी मेरे दिल में एहतराम था। मैं वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। वेटर ने मेन्यू मेरे सामने लाकर रख दिया और मैंने चंद चीजें मुंतखब करके उसे खाने का ऑर्डर दे दिया। अब यह सब कुछ मेरे सामने आ गया था। खाने के दौरान भी मेरी निगाहें बार बार उस तरफ उठती रहीं। बड़ी हैरत अंगेज मुशाबत थी। बहरहाल क्या कर सकता था। वो दोनों खाने से फारिग होकर उठ गए, लेकिन मैं देर तक हॉल में बैठा रहा। खाने से फारिग होकर मैं भी हॉल से बाहर निकल आया। जहन पर बेजारी सवार थी। काफी देर तक सड़कों पर मारा फिरता रहा। जेब भी खाली थी। जो रकम मेरे पास थी वो पुलिस की तहवील में चली गई। शाम तक आवारागर्दी करता रहा। फिर जब होटल वापस आया तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सलाबो मौजूद था। हस्बे मामूल खुशो खुरम। खूब, बहुत खूब। गोया तुम फार्म में आ गए। किस तरह? मैंने सवाल किया। कहाँ गए थे? बस आवारागर्दी करने। यही बात कह रहा हूं। अगर तुम किसी खौफजदा चूहे की तरह बिल में घुसे रहते तो मुझे गुस्सा आ सकता था। बस मैंने कह दिया। जिंदगी में पूरी दिलचस्पी लो, किसी भी खतरे को जहन में ना आने दो। तुम कहाँ गए थे? मैंने पूछा। कोई खास बात नहीं, बस मुझे भी आवारागर्दी का मर्ज है। सड़क गर्दी करता रहा। तुम्हारे फरार के बारे में कोई इतला नहीं है। दोपहर के अखबारात भी देख चुका हूं। मेरी शख्सियत में कोई ऐसी बात भी तो नहीं है। अच्छा ही है यार, खास बातें क्या देती हैं? एक दिलचस्प वाकया हुआ है सलाबो, मैंने कहा। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। सुनाओ, जल्दी सुनाओ, उसने कहा और मैंने नवाब शहाबुद्दीन के बारे में उसे तफसीलात बताई। सलाबो हंस पड़ा। अब तो हमें चारों तरफ हम शक्ल ही नजर आएंगे। मुमकिन है ये दूसरा केस हो। यार, सरे मुंह फर्क नहीं है। इतना बड़ा ड्रामा नहीं देखा। वैसे क्या वो भी इस होटल में है?
یہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ چلو تلاش کر لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے یہ تو نہیں کہ نواب صاحب نے خود کو تم سے چھپانے کی کوشش کی ہو؟ بظاہر تو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ممکن ہے کوئی مسئلہ ہو، شاید۔ حیرت ہے، معلوم تو ہو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اگر دوبارہ نظر آئے تو معلوم بھی کر لیں گے، سلابو نے جواب دیا۔ اسی شام تقریباً 7 بجے ہم دونوں باہر نکل آئے۔ صورتحال ایسی تھی، ہم میں سے ایک ہی سامنے رہ سکتا تھا اور وہ میں ہی ہوتا تھا۔ ہم ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ اس وقت خوب رونق تھی۔ ایک سمت ڈسکو موسیقی ابھر رہی تھی۔ ویٹر ہال میں گردش کر رہے تھے۔ وہ دیکھو، اچانک سلابو کے نادیدہ ہاتھ نے میرا شانہ دبایا۔ کہاں؟ کس طرف؟ ارے اپنے بائیں سمت۔ سلابو کی آواز ابھری اور میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی۔ وہی میز تھی جس میں نے دن میں نواب صاحب کو دیکھا، اور وہی لڑکی تھی جو اس وقت تنہا تھی۔ یہی ہے وہ جانے جگر جو دل کی بات سمجھتی ہی نہیں، سلابو نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہمارے کمرے سے تیسرے کمرے والی، سلابو بولا۔ کمال ہے سلابو، یہ تو عجیب اتفاق ہو گیا۔ کیوں، خیریت؟ کیا تم اسے بچپن سے چاہتے رہے ہو یا اسے خوابوں میں دیکھتے رہے ہو؟ سلابو نے سوال کیا۔ نہیں بھائی، بچپن میں تو صرف بھینسوں سے واسطہ رہا ہے، خواب میں غفورے کی بھٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو پھر کمال کیا ہو گیا؟ یہ وہی لڑکی ہے جو دن میں نواب شہاب الدین کے ساتھ تھی۔ عالیہ تو نہیں ہے؟ نہیں، عالیہ نہیں ہے۔ گڈ، تو پھر وہ بزرگ نواب شہاب الدین یا ان کے ہمشکل ہی ہو سکتی ہیں جو ہمارے تیسرے کمرے میں مقیم ہے۔ ویسے یار سلابو، کوئی چال چلنی ہے۔ تم نے لڑکی کو دیکھا؟ ہاں، مگر نہ جانے کون ہے۔ کوئی بھی ہو، اب ترکیب بتاؤ۔ اس وقت تو تنہا بھی ہے۔ نہیں، وہ دیکھو اس کا ساتھی آ رہا ہے، میں نے دور سے نواب شہاب الدین کے ہمشکل کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سلابو ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں خاموشی سے اس شخص کو دیکھتا رہا۔ چال ڈھال انداز کسی میں تو فرق نہیں تھا، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ اس وقت میں نے خاموشی ہی اختیار کی۔ سلابو بھی کچھ نہ بولا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کی کرسی کھسکتی محسوس کی اور اسے آواز دی، تم بیٹھو، میں ذرا باتھ روم جا رہا ہوں۔ اس نے سرگوشی کی اور میں خاموش ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی اور میں نے سلابو کی واپسی محسوس نہیں کی۔ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا وہ۔ میں نے اسے آوازیں بھی دی، جواب نہ ملا تو خاموش ہو گیا۔ بہرحال اس کے اپنے مشاغل تھے، ان میں ضرورت سے زیادہ مداخلت بھی حماقت تھی۔ پھر میں ہال سے باہر نکل آیا، ہوٹل کے دوسرے کمروں کی تفریحات سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرہ بند تھا۔ میں تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا، لباس وغیرہ تبدیل کر کے ریڈیو کھول دیا اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ریڈیو پروگرام ختم ہو گئے تھے۔ سلابو نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ابھی نیند بھی نہیں آئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں اٹھ گیا۔ اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ سلابو نہیں تھا بلکہ نواب صاحب کا ہمشکل تھا۔ معافی چاہتا ہوں، اجازت دو تو اندر آ جاؤں؟ ضرور آئیے۔ میں سامنے سے ہٹ گیا اور میں نے تیز روشنی جلا دی۔ غالباً تم سونے لیٹ گئے تھے؟ جی۔ شرمندہ ہوں، تمہارا کچھ وقت لوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، تشریف رکھیے، میں نے پوری اخلاق انداز میں کہا۔ نواب شہاب الدین کا ہمشکل میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جو کچھ میں کہوں یقیناً تمہیں اچھا نہ محسوس ہوگا، لیکن زندگی میں مجبور ہوئے ہو؟ میں نہیں سمجھا۔ اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ قدرت نے جو شکل آپ کو دی ہے جناب، اس کے تحت آپ اس سے زیادہ بھی کچھ کہتے تو میں برا نہ مناتا۔ ایسی کیا خاص بات تھی اس شکل میں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بس مجھے اس سے محبت ہے۔ مگر اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، تم اس کی ایک حماقت سے زخمی ہوئے تھے۔ اس کا فرض تھا کہ وہ تمہارا علاج کراتا، تمہارے لیے جو بہتر ہوتا وہ کرتا۔ آنے والے نے کہا اور میں چونک پڑا، یہ سب کچھ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، اس لیے کہ میں شہاب الدین ہوں۔ اور میری کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ میں احمقانہ انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ہاں سلابو، میں شہاب الدین ہی ہوں، لیکن اس وقت میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ مجبوری تھی۔ لیکن میں اس وقت کے بعد سے سخت بے چین تھا۔ اس وقت جب تم ہال سے اٹھے تھے میں نے تمہارا تعاقب کر کے تمہارے کمرے کا نمبر معلوم کر لیا اور بس موقع ملتے ہی تمہارے پاس آ گیا۔ کوئی مجبوری ہی ہوگی نواب صاحب آپ کی۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں، آپ میرے محسن ہیں۔ تم یہاں کیسے؟ اسی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ تنہا ہو؟ جی، میں نے جواب دیا۔ تمہیں بالکل بدلے ہوئے انداز میں دیکھ رہا ہوں، حیرت بھی ہے، خوشی بھی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم اچانک وہاں سے کیوں نکل بھاگے۔ تفصیل تو لمبی ہے نواب صاحب، بس یوں سمجھ لیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا؟ نواب صاحب چونک پڑے۔ ہاں، میری کوٹھی سے۔ کون لوگ تھے وہ؟ بس میں نے کہا نا، لمبی کہانی ہے۔ اغوا کرنے والے غلط فہمی کا شکار تھے۔ آپ کے ہاں کچھ مہمان آئے تھے اس وقت جب میں موجود تھا۔ ہاں، بس وہی اس کا محرک تھے۔ خدا کی پناہ، تم تو بڑی یادیں چھوڑائے وہاں سلابو۔ سب کو حیرت تھی کہ آخر تم اس طرح خاموشی سے کیوں چلے آئے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا۔ ظاہر ہے اس کے امکانات بھی کیا تھے۔ ویسے نواب صاحب، کوٹھی میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں، میں پریشانیوں کو وہاں سے نکال آیا ہوں۔ اگر میں وہاں رہتا تو شاید دوسرے لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے۔ میں نہیں سمجھا، میں نے تعجب سے کہا، اور نواب صاحب چونک پڑے، پھر خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے،
बस कुछ परेशानियों का शिकार मैं भी हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे निजात हासिल कर लूँ। इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था जब मैंने तुमसे अदम शनासी का इजहार किया। मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन उस वक्त मुनासिब नहीं था। आपके साथ जो खातून थी वो कौन थी? वो मेरे दोस्त की बेटी है, बैरून मुल्क से आई है। खैर, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ नवाब साहब, अगर कबूल करें। कहो बेटे। अपनी उलझन में मुझे शरीक कर लें, अपने इलाके से हटकर। इस शहर में एक अलग नाम से आपकी मौजूदगी ये साबित करती है कि कोई लंबा चक्कर है। नवाब साहब, मैं आपके अहले खानदान के लिए दिल में बहुत उनसियत रखता हूँ। अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे मुसर्रत होगी। नवाब साहब मुझे देखने लगे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा शुक्रिया बेटे, इस पेशकश पर मुझे मुसर्रत है। अगर कोई जरूरत हुई तो तुम्हें जरूर तकलीफ दूंगा। एक बार फिर शुक्रिया। ठीक है, आपने मुझे टाल दिया। बहरहाल मेरी पेशकश बरकरार है। कभी भी किसी भी वक्त मैं हाजिर हूँ। अच्छा, इजाजत दो। नवाब साहब उठ गए। मैंने उनसे मुसाफिया किया और नवाब साहब बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैं ख्यालात में गुम हो गया। फिर सलाबो आ गया। हेलो यार, कमरे में घुसे रहते हो, मुझे तुमसे इस बारे में इख्तलाफ है। नहीं, बस बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। तुम कहाँ गायब थे? मैंने पूछा। बस तीर मारने गया था। कई दिन से कोशिश कर रहा था, नतीजा बेहतरीन निकला। क्या? मैंने पूछा। और सलाबो ने एक पैकेट निकालकर मेरे सामने रख दिया। उसमें एक बारीक मास्क थी। सलाबो ने मास्क चेहरे पर पहन ली। निहायत नफीस मास्क थी और इसके नताइज बहुत खूबसूरत। सलाबो का चेहरा बिल्कुल तब्दील हो गया। वेरी गुड, ये तो उम्दा चीज है। अब वो खतरा दूर हो गया कि हमें यकजा देखकर खेल बिगड़ जाएगा। हम साथ भी रह सकते हैं। मैंने सोचा है कि यही एक कमरा और हासिल कर लिया जाए और हम लोग आराम से रहें। वेरी गुड। दर हकीकत मुझे इससे मुसर्रत हुई है। मैंने कहा, यार सलाबो, जिंदगी बड़ी फीकी जा रही है, कोई तब्दीली नहीं है इसमें। कुछ होना चाहिए, सलाबो ने कहा। मेरा ख्याल है इसके इम्कानात पैदा हो गए हैं। गुड। सलाबो संभल कर बैठ गया। कोई खास बात हुई है क्या? हाँ, मैंने तुम्हें नवाब शहाबुद्दीन के बारे में बताया था और शायद ये भी बताया था कि जरा बराबर फर्क ना होने के बावजूद उन्होंने खुद को नवाब शहाबुद्दीन तस्लीम नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर कबल वो यहाँ इस कमरे में आए थे। क्या वो महबूबा दिल नवाज भी उनके साथ थी? सलाबो ने पूछा। नहीं, तनहा आए थे। अच्छा अच्छा, फिर? अंदर आकर उन्होंने इतराफ किया कि वो नवाब शहाबुद्दीन ही हैं। वो मुझे पहचान गए, लेकिन बाज वजूहात की बिना पर वो उस वक्त इस बात का इतराफ नहीं कर सके थे। मुझसे मेरे बारे में मालूम करते रहे। फिर जब मैंने उनसे उनके बारे में पूछा तो कहने लगे कि कुछ परेशानियों का शिकार हैं। वो लड़की उनके किसी दोस्त की बेटी है और किसी और मुल्क से आई है। अपनी परेशानियों के बारे में उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई, लेकिन मामलात खासे उलझे नजर आती हैं। मैंने उन्हें हर ताउन की पेशकश कर दी है। वो कहने लगे कि जब जरूरत होगी मुझसे राब्ता कायम करेंगे। गुड गुड, वो तकल्लुफ कर रही हैं। मगर हम क्यों तकल्लुफ करें? मेरे ख्याल में हमें फौरन ही उनके पीछे लग जाना चाहिए। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। भाई देखो ना, इस तरफ आलिया का मामला है जो तुम्हारे सीधे साधे दिल के दरवाजों को खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी है, और दूसरी तरफ उस अजीजा बैरूनी का मामला है जिस तक पहुंचने के मौके भी मिलेंगे। तो मेरे दोस्त खादिम को इजाजत दो कि नवाब साहब की परेशानियों में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करे। सलाबो ने मस्खरेपन से कहा और मुझे हंसी आ गई। मगर करोगे क्या? मेरा ख्याल है नवाब साहब का ताकुब किया जाए और हालात से वाकफियत हासिल करके तुम्हें इतला दी जाए। देखूं तो सही मामला क्या है। किन चक्रों में उलझे हुए हैं हजरत नवाब साहब? ठीक है, अच्छा आइडिया है। मेरे ख्याल में तुम पहली फुर्सत में ये काम करो और मैं अपने तौर पर कुछ और कोशिश करता हूँ। मसलन? सलाबो ने पूछा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। ये जुमले मैं बेख्याली के अंदाज में कह गया था और इनका कोई मकसद नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने सलाबो से जान छुड़ाई। दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब नवाब शहाबुद्दीन अपने कमरे से निकले तो सलाबो तैयार था। वो उस वक्त नजर न आने वाली कैफियत में था, इसलिए नवाब साहब उसे देख नहीं सकते थे। लड़की भी नवाब साहब के साथ थी। सलाबो ने मेरा शाना दबाकर सरगोशी की। तुम आराम करो सलाबो, वापिस आकर इस बारे में इतला दूंगा। ओके, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया और नवाब साहब निगाहों से ओझल हो गए। वो लिफ्ट में दाखिल हो गए थे। मैं गहरी सांस लेकर कमरे में दाखिल हो गया। अब सलाबो की वापसी पर ही सूरत हाल का इल्म हो सकता था। दोपहर को 2 बजे के करीब सलाबो वापस आया। उसकी आंखों से शराफत टपक रही थी। हेलो मेरे डुप्लीकेट, तुम अंदर छुपे हुए हो? क्या हो रहा है? झक मार रहा हूं, मैंने बेजारी से कहा। गुड, ये भी उम्दा काम है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और दिलचस्पियां तलाश कर ली हैं। फिर कोई तीर मार कर आए हो? हाँ, बर वक्त, वरना काम बिगड़ गया था। क्या मतलब? नवाब साहब अब इस होटल में वापस नहीं आएंगे। वो अपने मरहूम दोस्त नवाब एहतिशाम अली की कोठी में मुंतकिल हो गई हैं। गुड, कमरा छोड़ दिया उन्होंने? हाँ। तुम कोठी तक गए थे? ना सिर्फ कोठी तक गया बल्कि बहुत दिलचस्प बातें भी मालूम करके आया हूँ। दोपहर के खाने में मैं उनके साथ शरीक था। किस हैसियत से? बस वही अपनी मखसूस हैसियत, उनकी प्लेटों में खाता रहा और वो हैरान होते रहे। सलाबो ने कहा और मैं हंसने लगा। कोई खास बात मालूम की?
भाई मुख्तसर सी तफसील मालूम हुई है। एहतशाम अली बेहद दौलतमंद आदमी थे। बेअंदाजा जायदाद है उनकी। 2 नौजवान भाई चमचे उनकी दौलत पर परवरिश पा रही हैं और उनकी कोठी में रहते हैं, लेकिन उनकी किसी औलाद के बारे में कोई इतला नहीं। ये इल्म सिर्फ चंद लोगों को था कि एक बैरूनी मुल्क में एहतशामुद्दीन की एक बेटी परवरिश पा रही है। एहतशामुद्दीन एक हादसे का शिकार होकर अचानक इंतकाल कर गए। उनके अजीजों ने उनकी बेटी को बाहर से बुला लिया। अपने नवाब शहाबुद्दीन इन मामलात में ना जाने किस तरह मुलविस हैं। वो लड़की जो उनके साथ थी वही है जो एहतशामुद्दीन की बेटी थी। आज ही वो कोठी पहुंची है और चंद अहम बुजुर्गों ने उसे हाथों हाथ लिया है, जबकि चंद उसके मुखालिफ भी हैं। नवाब शहाबुद्दीन को वहां अच्छी निगाहों से नहीं देखा गया और उनकी वहां मौजूदगी पर नाक भूं चढ़ाई गई थी। गुड, नवाब साहब कहाँ हैं? उसी कोठी पर। वाकयात वाकई दिलचस्प और उलझे हुए हैं, लेकिन यार सलाबो, उनमें हमारा गुजर कहाँ से होगा? होगा और जरूर होगा, सलाबो मुस्कुराकर बोला, मगर कैसे? एहतशामुद्दीन एक वसीयतनामा हमारे पास महफूज कर दिया था और हदायत की थी कि वक्त मुकर्रर पर उसे सामने लाया जाए। मैं वकील हूं और तुम मेरे मातहत। मगर ये फ्रेब। यार हमारे पास तमाम कागजात होंगे, मजाल है कोई उसे फ्रेब साबित कर दे। मगर कागजात कहां से आएंगे? तुम्हारे ख्याल में 2 बजे तक झक मारता रहा हूं। ये देखो ये कागजात। सलाबो ने एक फाइल निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं उसे देखने लगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, मैंने कहा। समझने की कोशिश भी मत करो जाने मन, बस हालात मुझ पर छोड़ दो। इस बार तुम्हें ऐसी दिलचस्प तफरीह कराऊंगा कि लुत्फ आ जाएगा। मगर सलाबो, नवाब शहाबुद्दीन भी तो वहां मौजूद होंगे। तुम अगर मास्क लगाकर वहां जाओगे तो कम से कम मुझे तो वो पहचान लेंगे। कोई हर्ज नहीं है, तुम मौका पाते ही उनसे बात कर लेना और कहना कि तुम उनकी बेहतरी के लिए यहाँ आए हो। उनसे ये भी कह देना कि वो तुम्हें थोड़ी सी जगह देते रहने के लिए। बाकी किसी और मसले में तुम टांग नहीं अड़ाओगे। नवाब साहब बुरा न मान जाए कहीं, ये हमारी मदाखलत बेजा होगी। यार सलाबो, इस दौर में हर शख्स एक दूसरे के खिलाफ मदाखलत बेजा ही करता है, बर्दाश्त करना पड़ती है। और हम तो दर हकीकत नवाब साहब की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। जब उसके नताइज सामने आएंगे तो नवाब साहब की गलत फहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और तुम्हारी महबूबा दिलनवाज से तुम्हारे ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सलाबो ने कहा और हंसने लगा। तुम ख्वामखा एक मफरूजे में उलझ कर फजूल से ख्यालात कायम कर बैठे हो सलाबो। आलिया मेरे ज़हन में एक मुकाम जरूर हासिल कर चुकी है, लेकिन उसके हसूल का तस्वुर भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं जिस हालत में नवाब साहब के पास पहुंचा था और उसके बाद जो कुछ अपने बारे में मालूम हो चुका है, उसके तहत तो ये बात किसी तौर मुमकिन नहीं कि वो आलिया का हाथ मेरे हाथ में देने के बारे में सोचें। और फिर यूं भी आलिया के कई उम्मीदवार वहां मौजूद हैं। हर चंद के वो आलिया के गिर्द अपने जाल बुन रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी करें, वो उनके जाती मामलात हैं। लेकिन भला मैं इस सिलसिले में क्या गुंजाइश रखता हूँ? देखो यार, अगर तुम ये हमाकत की बातें करते रहे तो मेरे और तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। कोई तुक की बात है? भला तुम अपने आप को मामूली हैसियत का हामिल समझते हो? तुमने जागीरदार खान जैसे आदमी को करोड़पति बना दिया है। वो दौलतमंद होगा, लेकिन तुमने उसके लिए जो कुछ किया है, क्या उसे जागीरदार खान को जबरदस्त माली मुनाफा हासिल नहीं हुआ? ये माली फायदा खुद तुम्हें भी हासिल हो सकता है। चुनाचे नवाब शहाबुद्दीन किसी भी तौर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम ख्वामखा एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हो। ये बात की बातें हैं। हम तो अभी ये देखेंगे कि एहतशामुद्दीन की कोठी में क्या ड्रामा हो रहा है। अगर तुम ये बेहतर समझते हो तो ठीक है, लेकिन प्रोग्राम क्या है? कुछ नहीं। इन कागजात के साथ हम दोनों एहतशामुद्दीन की कोठी में दाखिल होंगे और वहां मजीद अहमद नामी उन साहिब से मुलाकात करेंगे जो एहतशाम साहब के बहनोई हैं और उस कोठी में बड़ी हैसियत के हामिल हैं। उनसे मुलाकात करके हम अपनी हैसियत का यकीन करवाएंगे और वहां रहकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। ठीक है, मुझे और तो किसी की फिक्र नहीं है, लेकिन बस इस बात से डरता हूं कि नवाब शहाबुद्दीन कहीं मेरे इस इकदाम को बुरा ना तस्वुर करें। देखा जाएगा, सब कुछ बाद में देखा जाएगा। चलो तुम तैयारियां कर लो, हमें कुछ खरीदारी भी करना होगी। एहतशामुद्दीन की कोठी में तो बेसुरा सामानी के आलम में तो नहीं दाखिल होंगे। हर चंद के हमें वहां जबरदस्ती का मेहमान बनना पड़ेगा। दिलचस्पियां हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सलाबो ने कहा। मैं उसकी पेशकश पर गौर करता रहा। इसके बाद मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। दर हकीकत जिंदगी पर तारीस जमूद को तो तोड़ना ही था, कुछ ना कुछ तो होना ही था, वरना बोरियत का शिकार होकर जहन खत्म हो जाता, मैंने सोचा, और हम खरीदारी के लिए बाहर निकल आए।